गुड मॉर्निंग। आज आज आप लोगों को अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसी डायनमो। एसी डायनमो वर्किंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। एसी डायनमो, तो इस एसी डायनमो को ये बता दें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड हर एक बोर्ड के लिए ज़रूरी है, ठीक है। एसी डायनमो, एसी डायनमो क्या है? कंस्ट्रक्शन वर्किंग। तो पहले हम बताएंगे डायनमो क्या है। चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, और स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तब तो बात समझ में आएगी कि एग्जाम में उसको कैसे लिखना है। ये सब कुछ हम बताएंगे एक एक लाइन, ठीक है ना। तो टॉपिक मेरा है एसी डायनमो। एसी डायनेमो, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले आपको यही जानना होगा डायनमो होता क्या है, ठीक है ना। डायनमो क्या होता है? डायनमो एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। डायनमो इज डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। तो पहले हम क्या इसमें बोलेंगे, डायनमो क्या होता है ना। डायनमो, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनमो, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। डायनमो एक ऐसी डिवाइस होती है, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, इट वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज ऑफ टू टाइप, उनमें से फर्स्ट है एसी डायनेमो और दूसरा होता है डीसी डायनेमो। इसमें क्या होगा, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एसी। इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एसी। और इसमें क्या होगा, इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज ऑफ टू टाइप्स, पहला है एसी और दूसरा जो है वो डीसी।
एसी डायनमो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट तो करेगा, पर एसी वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये डीसी, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये पढ़ना है ना। ये खासकर एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों में है ना, यानी ये सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एसी डायनमो है। अब एसी डायनमो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको आना चाहिए क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए अब हम बताएंगे कौन सा, एसी डायनमो। एसी डायनमो की कंस्ट्रक्शन में देखिए, एक हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। ये है, ये एन है, ये एस है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा ही। ये आप लोगों को बता दें, ये जो बना हुआ है ये वास्तव में ये इस टाइप का है, ये ऐसा है, ये दोनों इस टाइप के आए हैं, ठीक है ना, ये लगे हुए हैं। यहाँ पर आर, इसको C1 C2, ये दोनों स्लिप रिंग है। क्या है? स्लिप रिंग। और ये B1 B2, ये दोनों ब्रुश हैं। एक्सटर्नल सर्किट, ये ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन AXIS, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यह है एसी डायनमो, ठीक है ना। इसमें मेन कितने पार्ट हैं? कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें इट हैज मेन 4 पार्ट्स। देखिए इस मेन 4 पार्ट में ये बता दें, ये जो बना हुआ है ये क्या है? मैग्नेट है, इसको फील्ड मैग्नेट बोलते हैं, यानी ये क्या है? फील्ड मैग्नेट। क्या है ये? फील्ड मैग्नेट है। और ABCD दूसरा जो है वो आर्मेचर इसको बोलते हैं, ये कॉइल है। और C1 C2 क्या है? स्लिप रिंग है, जो कॉइल के दोनों एंड से जुड़े हैं। C1 जो है A से अटैच है और C2 जो है वो D से अटैच है। ये C1 C2 जो है ये कॉइल के रोटेट होने पर ये भी रोटेट होते रहेंगे, ठीक है ना। B1 B2 क्या है? ब्रश है, कार्बन से बने हुए, है ना। और ये ब्रश जो होते हैं वो C1 C2 को टच करते हैं पर रोटेट नहीं होते हैं। ये आर एक्सटर्नल सर्किट और रेजिस्टेंस जो भी कह दीजिए, ठीक है ना। तो इसमें मेन कितने पार्ट हुए? 4 पार्ट। कौन कौन हुआ? पहला हुआ फील्ड मैग्नेट जो है वो NS है, और दूसरा आर्मेचर जो है वो कॉइल ABCD है, और तीसरा जो है स्लिप रिंग है C1 C2 है, और ब्रुश B1 B2, ये 4 पार्ट हैं, ठीक है ना। इट हैज मेन 4 पार्ट। पहले नंबर का नाम है फील्ड मैग्नेट NS,
इट इज horseshoe magnet. Horseshoe magnet or an इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल सकते हैं। दूसरा पार्ट जो है आर्मेचर, ABCD, इट इज ए rectangular coil rotated between N and S. External सोर्स। ठीक है, यानी पहला जो है यानी और यस फील्ड मैग्नेट है ना। आर्मेचर इट इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेटेड बिटवीन एन एंड एस विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स। थर्ड वाले में क्या है, स्लिप रिंग्स C1 C2, टू मेटालिक रिंग्स which are attached with the ends of coil. Two metallic ring which are attached with the ends of coil and they are rotates with the coil के साथ रोटेट होते हैं। और चौथा पार्ट जो है ब्रूसेस B1 B2, they touch TOUCH, they touch the slip ring but do not rotate with coil. They touch the slip ring, they touch, ये टच करते रहते हैं लेकिन कॉइल के साथ रोटेट नहीं होती है ना। तो ये मेन 4 पार्ट हो गए। पहला हो गया फील्ड मैग्नेट यानी एस, दूसरा हो गया आर्मेचर ABCD, तीसरा हो गया स्लिप रिंग C1 C2, चौथा हो गया ब्रूस B1 और B2। ये कंस्ट्रक्शन में हो गया। होता क्या है, होता ये है कि जब इस कॉइल को एन और एस के बीच में रोटेट कराएंगे, कॉइल को ABCD को एन और एस के बीच में क्या कराएंगे, रोटेट कराएंगे, तो रोटेट कराने पर होगा क्या, इस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी। कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगी, चेंजिंग होगी। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी तो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा, और जो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा या करंट प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन लेंज ला या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से कल डिटरमाइन कर सकते हैं। अब वो जो करंट होगी उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा, इसलिए जो ऑब्टेन्ड होने वाली करंट होगी वो अल्टरनेटिंग करंट होगी। क्या कहा हमने, जब इस कॉइल को एन एस के बीच में रोटेट कराएंगे तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होने से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन लेंज ला या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। और जो जनरेट होगी करंट उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ चेंज होता रहेगा। और जब चेंज होता रहेगा तो देखा ये गया कि जब कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो करंट 0 रहती है, और जब प्लेन पैरेलल रहता है तो करंट क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है।
तो करंट मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम जीरो अपोजिट डायरेक्शन में प्लस माइनस ये सब कुछ होता रहेगा, और इसलिए अपटेंड होने वाली जो करंट होगी वो अल्टरनेटिंग करंट होगी। इसको हम पूरा थ्योरी में भी लिख देंगे और अभी डेरिवेशन में भी दिखा देंगे, है ना। तो वर्किंग के लिए हम एक और डायग्राम बनाते हैं, देखिएगा वर्किंग। इसकी वर्किंग के लिए हम डायग्राम और भी बनाते हैं, देखना वर्किंग। तो यहाँ दो ठो डायग्राम बना रहे हैं, देखिएगा छोटा सा। ये एन और एस के बीच में ये कॉइल ए बी सी डी है, ठीक है। ये है ये एक S1 है, ये C1 है, ये क्या है C2, ये है B1, ये है B2, और ये एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। ये B2 से B1 की तरफ करंट, ये फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक, ये फर्स्ट हाफ साइकिल। अब एक और बनाए दे रहे हैं, देखिएगा। ये N, ये S, ये अभी भी ये C1 है, ये क्या है C1, और ये यहाँ से ये B1, और ये B2, ये है क्या C2, ये यहाँ से ये कनेक्ट है, ये R, ये DCBA, और ये B1 से B2 की तरफ। इस डायरेक्शन में ये करंट कॉइल ऐसे रोटेट आया हुआ है। ये जो डायग्राम है वो सेकेंड हाफ साइकिल का है, सेकेंड हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल। दो डायग्राम बनाए गए हैं, एक फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए है, एक सेकेंड हाफ साइकिल, ठीक है ना। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट B2 से B1 है, और सेकेंड हाफ साइकिल में करंट B1 से B2, ठीक। ये इसमें देखिए क्या है, वर्किंग में हमने जो बताया वही फिर से सुनना है। क्या यहाँ पर एक आर्मेचर ABCD जो है उसको N और S के बीच में रोटेट कराया जाता है। जब आर्मेचर ABCD को N और S के बीच में रोटेट कराएंगे तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगी, चेंजिंग। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होने से इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट। तो इस फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट कॉइल में ABCD डायरेक्शन में, क्या है ABCD डायरेक्शन में है। तो एक्सटर्नल सर्किट में देखोगे तो B2 से B1 जा रही करंट, कहाँ जा रही है, B2 से B1। अब सेकेंड हाफ साइकिल में कॉइल में करंट DCBA है, DCBA है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, C1A से कनेक्ट है, इधर भी C1A से कनेक्ट है, C2 जो है D से कनेक्ट है, D से, और यहाँ भी C2 किससे कनेक्ट है, D से, देख लो ये D से कनेक्ट है, ठीक है ना। तो यानी फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट B2 से B1 है, सेकंड में B1 से B2, फिर B2 से B1, B1 से B2, ऐसे होता रहेगा, ठीक है। और जब ये कॉइल यहाँ पर रोटेट होगी, देखिए यहाँ पर बता दें, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर इस प्रकार से है ना, ये कंडीशन में है। जब रोटेट होगी तो पहले ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये ऐसी होती रहेगी। तो लगातार ऐसे होती रहेगी।
तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होता रहेगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होता रहेगा तो करंट प्रोड्यूस होगी, है ना। और कॉइल कभी पैरेलल होगी, कभी कॉइल कभी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर पैरेलल, है ना। होने के लिए तो परपेंडिकुलर और पैरेलल के बीच वाला भी केस बनेगा, पर हम जो बताएंगे मेन 5 कंडीशन में बताएंगे, परपेंडिकुलर पैरेलल, परपेंडिकुलर पैरेलल वाला होने के लिए तो कभी 30 पर होगा, 31 पर भी होगा, 40 पर भी होगा, 45 डिग्री एंगल पर भी होगा, लेकिन हम जो केस यहाँ दिखाएंगे वो परपेंडिकुलर और पैरेलल वाला केवल दिखाएंगे, ठीक है ना। आगे जब डायग्राम में और दिखाएंगे और फार्मूला में तो क्या कहा हमने, फिर से सुनना एक बार। व्हेन आर्मेचर ABCD इज रोटेटेड बिटवीन N and S, then a magnetic flux linked with coil is changed, due to which induced current flows in the coil. In the first half cycle, direction of current on the coil is ABCD. Then direction of current in external circuit from B2 to B1. In next half cycle, direction of current in the coil is DCBA. Hence, the direction of current in external circuit is B1 to B2. In next half cycle, B2 to B1, and same process is repeated or continued. Thus obtained current is alternating current. ठीक है। अब its value is maximum when plane of its value is maximum when plane of coil is parallel to the direction of magnetic field, and its value is minimum 0 when plane of coil is perpendicular to the direction of magnetic field. ठीक है। फिर उसका एक ग्राफ बना देंगे, मैथमेटिकल फार्मूला भी दिखा देंगे, ठीक है ना। तो पहले थ्योरी में लिखते हैं। When armature ABCD is rotated between N and S, when armature ABCD is rotated between N and S, then magnetic flux linked with coil is changed due to which induced current flows in the coil. In the first half cycle, direction of current in the coil is ABCD. Thus, the direction of current in an external circuit is from BT to B1। ये डायग्राम B2 से B1। फिर लिखेंगे इन द सेकेंड हाफ साइकिल द डायरेक्शन ऑफ current in the coil is DCBA. In the second half cycle, the direction of current in the coil is DCBA. Thus, the
डायरेक्शन ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज फ्रॉम V1 to V2, ये देखो। एंड इन नेक्स्ट हाफ साइकिल सेम प्रोसेस इज रिपीटेड। And next half cycle same process is repeated. Thus obtained current is alternating current. Its value is maximum when plane of coil is parallel। ये पैरेलल है, पैरेलल साइन किसका है, पैरेलल लिख देते हैं, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड and its value is minimum यानी 0 when plane of coil is perpendicular to magnetic फील्ड। ये फर्स्ट हाफ साइकिल में इतना है, सेकेंड हाफ साइकिल में इस प्रकार देखा गया। अब आगे यही प्रोसेस रिपीट होती रहेगी, ठीक है ना। और मिलने वाली जो करंट होगी वो अल्टरनेटिंग करंट होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसका यदि हम उसमें मैथमेटिकल फार्मूला की बात करें तो इसमें आपको बता दें, मैथमेटिकल फार्मूला की बात यदि करें तो फाई इक्वल टू क्या होता है, NBA cos थीटा होता है। फाई इक्वल टू क्या होता है, NBA। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल क्या होगा ये, तो E इक्वल टू माइनस डी फाई अपान डी टी, तो माइनस डी अपान डी टी, और ये NBA cos ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा टी, ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा अपान टी, है ना। इस वजह से एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पर NBA ओमेगा और ये माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये बाहर हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, NBA ओमेगा और ये साइन ओमेगा टी, और ये E की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये EMF हो गया, ये E मैक्सिमम वैल्यू, साइन की वैल्यू 1 होगी मैक्सिमम, तो ये एंड I इक्वल टू E अपान R, I इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी अपान R, तो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये ठीक है।
आर रजिस्टेंस है, तो ये इसमें जो करंट जनरेट होगी वो ये होगी, ठीक है ना। तो यानी आप थ्योरी में सब लिख ही दिए हैं, यदि मैथमेटिकल डेरिवेशन लिखे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल जब लेंगे तो ये आएगा, और फिर ईएमएफ लाएंगे तो ये आएगा, और ये ईएमएफ जब आ गया तो करंट ये आएगा। तो ये सब कुछ होने से जो करंट जनरेट होगी वो ये आए होगी, ठीक है ना। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पर ये जो सब चारों के जब केस सब अप्लाई करेंगे तो वो सभी केसों में क्या होगा, यहाँ ये बता दें, इसी को आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो I = I नॉट साइन ये 2π/T × T, ठीक है। और T की वैल्यू रखते जाएंगे तो अलग अलग केस में ये I की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यदि हम यहाँ पर क्या करें, T की वैल्यू T की वैल्यू 0 ले लें तो I क्या होगा, 0 होगा। T की वैल्यू यदि T/4 लेंगे तो I की वैल्यू I0 होगा। T की वैल्यू T/2 लेंगे तो I की वैल्यू 0 होगा। T की वैल्यू 3T/4 लेंगे तो I की वैल्यू -I0 होगा, और T की वैल्यू T लेंगे तो I की वैल्यू 0 आएगी। ये सब आप इसमें रख करके देख सकते हो, है ना। और इसको यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट का जो इक्वेशन बताया गया है वहाँ आप देख सकते हो, इसका पीछे वीडियो है इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का, तो वहाँ आप ये सब डिटेल में देख लो ये कैसे आ गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर यहाँ देखिए, हम मान लीजिए एक बार ये कॉइल को ये रखा हमने, एक बार कॉइल को इस टाइप से रखा हमने, एक बार कॉइल इस प्रकार हो गया, फिर ये कॉइल फिर से इस प्रकार हो गया, फिर वही कोई केस फिर से बन गया। समझिए हम क्या दिखाए हैं इसमें, हमने ये दिखाया है, ये ऐसे है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, पाँचवा ये, ठीक है। जब ये ऐसा था, ये ABCD, यहाँ पर DCBA, ABCD, ठीक है। जो हमने ये डायग्राम बनाया है वो ये वाला है, और ये जो डायग्राम बनाया है वो ये वाला है, ठीक है ना। ये थीटा की वैल्यू 0 पर, थीटा की वैल्यू 90 पर, थीटा की वैल्यू 180 पर, थीटा की वैल्यू 270 पर, थीटा की वैल्यू 360 होने पर, ये I जो है वो 0 है, ये I जो है I0 है, ये I0 है, ये I -I0 है, ये I0 है। यहाँ पर फाई जो है वो मैक्स है, फ्लक्स है, और ये फाई यहाँ पर क्या होगा, 0, यहाँ फाई मैक्स, यहाँ फाई 0, यहाँ पर फाई मैक्स। ये T की वैल्यू 0 लिया है, T की वैल्यू ये T/4 लिया है, ये T की वैल्यू T/2, और ये T की वैल्यू 3T/4 पर है, ये T की वैल्यू T पर है। जो इक्वेशन हमने दिखाया था वो उस इक्वेशन में ये देखा जाए, और ये सब के सब n और s के बीच में हो रहा है, n और s के बीच में। पहले ये ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, अब ऐसे इसी में हम नहीं दिखा सकते तो यहाँ दिखाए, फिर अगली केस में ये दिखाए,
ठीक है ना। तो ये एक राउंड का अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू हुई, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये कन्फर्म हो गया कि इसमें जो प्रोड्यूस होने वाली जो करंट है वो कौन सी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार दो बार और देखेंगे। और जो पीछे का रिलेटेड है वो हमने बताया कि अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन में देखिए, फैराडे लॉ का यूज होता है 6 चैप्टर में देखिए, है ना, तभी बात समझ में आएगी। समझने के लिए पीछे जो पॉइंट यूज होते हैं उनको समझना ही पड़ेगा, ठीक है ना, पढ़ने वालों के लिए। और जहाँ केवल ये है कि पिक्चर जैसे देखना है तो क्लिक करके आप 1 सेकंड में आप एक सेकंड में कई पिक्चर आप देख सकते हो, टॉपिक भर देखना हो तो, ठीक है। तो ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप चाहते हो कि कब ये नया वीडियो, कब नया टॉपिक आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ना, आगे नीट जेई के लिए भी, तो हम हर प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।